कभी सोचा है जो बाबा लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करे, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान भी दे दें, वही बाबा एक दिन जेल की सलाखों के पीछे सड़ता हुआ दिखे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। और इस कहानी का हीरो नहीं, विलेन है गुरमीत राम रहीम। वक्त था जब उसका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते थे। उसकी गद्दी के आगे नेताओं से लेकर बड़े बड़े अफसर तक नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा कोई नहीं, और वक्त ने ही उसकी जिंदगी की ऐसी बाजी पलटी कि उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहानी शुरू होती है एक साध्वी से जो बाबा के ही आश्रम में रहती थी। अंदर के अंधेरे सच से तंग आकर उसने अपना दर्द कागज पर उतारा। अगर किसी को मेरी चीख सुनाई दे रही है तो मुझे बचा लो, ऐसा मानो उसकी चिट्ठी चीख चीख कर कह रही हो। यह खत किसी तरह सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। वहां से यह बात घूमते घूमते एक छोटे से अखबार के दफ्तर जा पहुंची। अखबार ने इसे छापा और बस बाबा के महल की नींव हिल गई। लेकिन उम्मीद थी कि सच सामने आते ही इंसाफ मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सालों तक केस धूल फांकता रहा। लोग थक गए, गवाह डर गए, और बाबा पहले की तरह राजनीति और पावर में मस्त रहा। फिर एक दिन जैसे सोया हुआ शेर अचानक जाग उठा हो, मामला मीडिया की हेडलाइंस में लौट आया। बाबा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उधर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे शक हुआ कि उसके आश्रम का साधु रंजीत ही सारा राज खोल रहा है, और फिर वो साधु जिंदा नहीं बचा। अखबार के मालिक रामचंद्र छत्रपति ने खबर छापी और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप इतने खौफनाक थे कि सुनकर रूह कांप जाए। बाबा अपने आश्रम में रहने वाली साध्वियों में से जिस लड़की को पसंद करता, अपने गुर्गों को इशारा करता और फिर उस लड़की को गुफा में बुला लिया जाता। ना बाबा जी, प्लीज मत कीजिए। शायद कई आवाजें उन दीवारों में गूंजती होंगी, मगर बाबा के लिए किसी की मर्जी की कोई कीमत नहीं थी। यह केस कोर्ट के गलियारों में सालों तक घूमता रहा। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस मामले पर गंभीर चर्चा करनी पड़ी। आखिर वक्त ने हिसाब चुकता किया। वो बाबा जो कभी पावर, भीड़ और राजनीति का असली खेला खेलता था, आज सलाखों के पीछे है। हां, पैरोल पर निकलता है, थोड़ी हवा खाता है और फिर लौटकर वहीं चला जाता है, अपने असली ठिकाने पर, जेल में। हरियाणा के हिसार जिले में बसे सिरसा शहर में एक बड़ा सा आश्रम था, डेरा सच्चा सौदा। यहां की पूरी कमान संभाले हुए थे संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा। यह पद उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था, बल्कि वह इस डेरे के तीसरे प्रमुख थे। उनके पहले भी 2 लोग इस गद्दी पर बैठ चुके थे। असल में पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में डेरों की शुरुआत एक नेक मकसद से हुई थी, बेघर, बेसहारा और बेबस लोगों को अस्थायी सहारा देना। जिसका कोई नहीं उसका हम है, यही सोच थी। इन डेरों में कोई जात पात या धर्म का भेदभाव नहीं था। कोई भी आ सकता था, रह सकता था, खाना पीना पा सकता था। लोग यहाँ एक साथ खाना बनाते, खाते और समय के साथ एक दूसरे के साथ शादी भी करने लगे। 19 अप्रैल साल 1948 को बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ने हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही 46 और आश्रम बनाए गए, और इन सभी का संचालन खुद बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी के हाथ में था। मगर वक्त के साथ कहानी ने मोड़ लिया। स्थापना के 12 साल बाद यानी साल 1960 में बाबा शाह मस्ताना का निधन हो गया। उनकी जगह साल 1963 में डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनाया गया बाबा शाह सतनाम सिंह को। बाबा सतनाम सिंह ने वही रास्ता चुना जो पहले से तय था, इंसानियत, समानता और सेवा का। हम सब एक हैं, बस दिल साफ होना चाहिए, वो अक्सर कहते थे। उनके कार्यकाल में डेरा सच्चा सौदा की पहचान और भी फैल गई और यह नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। धीरे धीरे डेरा सच्चा सौदा का असर आसपास के गांवों और कस्बों में फैलने लगा। लोगों के मन में इस डेरे को लेकर एक गहरी आस्था बैठती चली गई। राजस्थान के श्री गुरुसर मोदिया गांव में मगर सिंह का परिवार रहता था। उनकी पत्नी का नाम था नसीब कौर। 15 अगस्त 1967 को इसी घर में एक बेटे का जन्म हुआ। मगर सिंह डेरा सच्चा सौदा के कट्टर अनुयायी थे और उनके घर का माहौल भी पूरी तरह डेरे की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। 23 सितंबर साल 1990 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा शाह सतनाम सिंह ने
अपनी गद्दी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम लिया। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम इस डेरे के तीसरे गुरु बन गए। लेकिन इस गद्दी बदलने के पीछे एक कहानी और भी मशहूर है, और वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। कहा जाता है कि गुरमीत सिंह ने शाह सतनाम को बंदूक की नोक पर रखकर खुद को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनवाया था। इस दावे की तह में जाने की कोशिश की पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने। अनुराग, जो न्यूज लॉन्ड्री, बीबीसी और टहलका जैसे मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं, ने अपनी किताब डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत में इस घटना का जिक्र किया है। अनुराग की किताब के मुताबिक गुरमीत राम रहीम के पुराने ड्राइवर खट्टा सिंह ने खुलासा किया था कि राजस्थान का कुख्यात इनामी बदमाश गुरजंत सिंह सतनामी गुरमीत का बेहद करीबी दोस्त था। उस वक्त गुरजंत पर 20 लाख रुपए का इनाम था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह खालिस्तान कमांडो फोर्स का जनरल भी था और खट्टा सिंह का रिश्तेदार भी। खट्टा सिंह के बयान के अनुसार जब गुरमीत ने अपने दोस्त गुरजंत से कहा कि वह डेरा का प्रमुख बनना चाहता है, तो गुरजंत ने बिना देर किए शाह सतनाम की कनपटी पर AK-47 रख दी और दबाव बनाकर गुरमीत को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख घोषित करवा दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 31 अगस्त 1991 को पंजाब के मोहाली में एक एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने गुरजंत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इसके कुछ समय बाद डेरे में एक अजीब परंपरा शुरू हो गई। 31 अगस्त को पूरे दिन का मौन रखने का ऐलान किया गया। आने वाले 3 सालों तक यह रिवाज जारी रहा। लोग इसे आध्यात्मिक साधना बताते थे, लेकिन भीतर खाने में चर्चा थी कि यह मौन गुरजंत सिंह की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए रखा जाता था। गुरजंत सिंह के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कत्ल और हिंसा के दर्जनों मामले दर्ज थे। फिर भी डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में उसका नाम एक रहस्यमयी छाया बनकर हमेशा मौजूद रहा। अगर आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर गुरमीत राम रहीम और गुरजंत इतने गहरे दोस्त कैसे बन गए, तो इसका जवाब सीधा है। दोनों एक ही मिट्टी में पले बढ़े थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्री गुरुसर गांव में बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। सितंबर 1990 में शाह सतनाम ने अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू की। अपने करीबी लोगों में से 3 नाम उन्होंने चुने। डेरे के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, देखना इनमें से ही कोई गद्दी संभालेगा। लेकिन जब अचानक उन्होंने घोषणा की, हम अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम लेते हैं, तो पूरा हॉल हैरानी में जमसा गया। क्या 23 साल का लड़का? एक बुजुर्ग अनुयायी बुदबुदाया। इतने सीनियर और अनुभवी लोगों को छोड़कर यह फैसला? दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरमीत के लिए यह बस आध्यात्मिक गद्दी नहीं थी, बल्कि पावर और पैसे की चाबी थी। और यही फर्क था उसके और पहले के गुरुओं में। गद्दी संभालते ही महज 8 साल में उसने सिरसा जिले के बड़े हिस्से को अपने डेरे का हिस्सा बना लिया। स्थानीय पत्रकार हैरान थे। ये प्रॉपर्टी ऐसे कैसे बढ़ रही है? कोई दान नहीं, कोई इनकम का सोर्स नहीं, ये खेल आखिर है क्या? सिरसा का एक छोटा सा अखबार पूरा सच, जिसे रामचंद्र छत्रपति चलाते थे, अक्सर जमीनों पर अवैध कब्जों की खबरें छापता था। यही वजह थी कि डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत की नजर में वो पहले से ही चुभ रहे थे। फिर आया 30 मई का दिन। सिरसा के रोड़ी मार्केट में एक कार वाले की पुलिस के सिपाही से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने कार की तलाशी ली और तभी, साहब ये देखिए, एक कांस्टेबल ने कांपते हाथों से एक फोटोकॉपी निकाली। इसमें एक गुमनाम साध्वी ने लिखा था, बाबा जी हमें बुलाते हैं। और फिर हमारी मर्जी के बिना आगे के शब्द पढ़ते हुए पुलिस वाले भी चुप हो गए। ये चिट्ठी पहले से ही सिरसा में घूम रही थी और जब इसकी एक कॉपी रामचंद्र छत्रपति के हाथ लगी तो उन्होंने अपने अखबार में इसे ज्यों का त्यों छाप दिया। खबर का टाइटल था, धर्म के नाम पर साध्वियों का जीवन बर्बाद। डेरे में खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बाजार से अखबार की हर कॉपी उठा लाओ और जला दो, डेरे का एक कार्यकर्ता चिल्लाया। लेकिन तब तक सिरसा की गलियों में ये चिट्ठी चर्चा का तूफान बन चुकी थी। रामचंद्र जानते थे कि सच छापने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2 जुलाई साल 2002 को उन्होंने सिरसा के एसपी को खत लिखा, मेरी जान को खतरा है और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार डेरा सच्चा सौदा होगा। लेकिन उनकी इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया। डेरे के मैनेजर कृष्णलाल ने छत्रपति जी को समझौते का प्रस्ताव दिया। छत्रपति जी, मामला बढ़ाने की जरूरत नहीं, बैठकर बात कर लेते हैं। रामचंद्र ने सख्त लहजे में जवाब दिया, सच को बेचने का धंधा मैंने नहीं सीखा, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए।
अक्टूबर की 23 तारीख साल 2002। सिरसा की ठंडी होती शाम में एक खबर ने जैसे आग लगा दी। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में फिर से बाबा के खिलाफ धमाका कर दिया। इस बार खबर इतनी तगड़ी थी कि पढ़ते ही गुरमीत राम रहीम का चेहरा तमतमा गया। गुरमीत गुफा में टहल रहा था, मुट्ठियां भींचते हुए बुदबुदाया, अब बहुत हो गया, ये आदमी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। उसने तेज आवाज में पुकारा, कृष्ण इधर आ, रिवॉल्वर निकाल और वॉकी टॉकी भी। कुछ ही देर में दो शख्स अंदर आए, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह। दोनों की आंखों में अजीब सा ठंडा तेवर था। गुरमीत ने कुर्सी पर बैठते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारा टारगेट है रामचंद्र छत्रपति। काम साफ सुथरा होना चाहिए और मुझे हर एक मूवमेंट की खबर देते रहना। निर्मल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। समझ गया बाबा, आज के बाद यह कलम नहीं चलेगी। 24 अक्टूबर की शाम करीब 8 बजे दोनों शूटर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रामचंद्र के घर पहुंचे। मोटरसाइकिल रुकी और कुलदीप ने जोर से आवाज लगाई, रामचंद्र बाहर आओ। अंदर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। रामचंद्र ने अपने बेटों को देखा और कहा, तुम लोग अंदर ही रहो, मैं देख कर आता हूं। जैसे ही वह बाहर आया, निर्मल ने आंखों ही आंखों में कुलदीप को इशारा किया। 5 गोलियां उसके सीने में उतर गईं। रामचंद्र लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। निर्मल ने वॉकी टॉकी उठाकर गुरमीत को रिपोर्ट दी, काम हो गया, हम निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल अंधेरे में गुम हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही घर के लोग बाहर भागे। एक बेटा चीख रहा था, पापा पापा आंखें खोलो। उसे तुरंत सिरसा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण रोहतक के PGIMS भेज दिया गया। अस्पताल में दर्द से कराहते हुए रामचंद्र ने पुलिस को बयान दिया, इस वार के पीछे गुरमीत सिंह राम रहीम का हाथ है, लेकिन FIR में उसका नाम नहीं जोड़ा गया। बेटा गुस्से से पुलिस वाले से बोला, नाम क्यों नहीं लिखा? आपने खुद सुना है ना। पुलिस अफसर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नाम बाद में डाल देंगे। और सब समझ गए कि वो बाद में शायद कभी नहीं आने वाला था। उस वक्त पुलिस का रवैया समझ से बाहर था। उन्होंने इस केस में गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम तक नहीं जोड़ा। रोहतक के अस्पताल में रामचंद्र की हालत बिगड़ती ही चली गई तो डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन 30 नवंबर साल 2002 की रात रामचंद्र ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये खबर जैसे ही सिरसा पहुंची, लोगों के बीच गुस्से का समंदर फट पड़ा। गलियों में नारे गूंजने लगे, कातिल को सजा दो, रामचंद्र को इंसाफ दो। लेकिन पुलिस जैसे किसी और ही कहानी पर काम कर रही थी। असली हत्यारे का नाम जोड़ने के बजाय वो इस केस को जमीन के झगड़े का नतीजा बता रही थी। एक अफसर ने तो ठंडे लहजे में कहा, यह पारिवारिक विवाद है, ज्यादा हवा मत दो। रामचंद्र का बेटा अंशुल यह सुनकर तमतमा गया। उसने मुट्ठियां भींचकर कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं पापा को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। साल 2003 में उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मांग साफ थी, केस की जांच CBI से कराई जाए। सुनवाई शुरू हुई और पूरे 9 महीने तक चली। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि यह मामला अब CBI को सौंपा जाएगा, लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। साल गुजरते गए, एक एक करके पूरे 12 साल बीत गए और तब जाकर CBI ने अपने सबूत कोर्ट में पेश किए। सिर्फ रामचंद्र की हत्या का ही नहीं, बल्कि रंजीत सिंह की हत्या का भी। अब सवाल उठता है, यह रंजीत सिंह था कौन और उसकी हत्या क्यों की गई? पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, जो बाबा के ही एक करीबी के बयान पर आधारित है। उस बयान के मुताबिक जब रामचंद्र ने अपने अखबार में वो अनाम साध्वी का खत छाप दिया, तो कुछ ही दिनों बाद गुरमीत के गुंडों ने रंजीत सिंह को मार गिराया। उनका मानना था कि यही आदमी उस खत को बाहर ले गया और मीडिया तक पहुंचाया। एक हमलावर ने वार करने से पहले ठंडी आवाज में कहा, तूने खत बाहर निकाला, अब ये तेरी आखिरी सांस है। इसके बाद बस सन्नाटा रह गया। तो अब आपको उस खत की असली कहानी बताते हैं, वही गुमनाम चिट्ठी जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इसमें नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन जिस लहजे में एक साध्वी ने अपना दर्द बयान किया, वो किसी की भी रूह कपा दे। उसने लिखा, मुझे साध्वी बने हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन महाराज की खास शिष्या मेरे पास आई और बोली, आज रात तुम्हारी ड्यूटी महाराज की गुफा में लगी है। मुझे तो लगा जैसे भगवान से मिलने का मौका मिला हो। रात के करीब 10 बजे वो गुफा में पहुंची। दरवाजा खुला
और सामने जो नजारा था उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। गुरमीत राम रहीम सोफे पर बैठा था, हाथ में टीवी का रिमोट। स्क्रीन पर चल रही थी एक अश्लील फिल्म। बेड पर उसके कुशन के पास एक रिवॉल्वर रखी थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जिस दिन तुम्हें अपनी शिष्या बनाया उसी दिन से तुम पर मेरा हक हो गया। साध्वी के शब्दों में मैं तो वहीं जम गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको भगवान मानती हूं उसके अंदर ऐसा शैतान भी छुपा होगा। फिर उसने बताया कि कैसे महाराज ने उस रात जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। करीब 20-25 दिन बाद फिर उसका नंबर आया, फिर वही गुफा, वही रात, वही जुल्म। ये सिलसिला चलता रहा हर 20-30 दिन में। लेकिन ये दर्द सिर्फ उसका नहीं था। उसने लिखा, डेरा में करीब 35 महिलाएं रहती हैं। सब सफेद साड़ी में दिखती हैं, जैसे किसी ने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया हो, लेकिन अंदर से वो सब टूट चुकी है। उनकी जिंदगी तो नरक से भी बदतर है। महाराज का फरमान था, आपस में किसी से बात मत करना, जो भी गुफा में होता है किसी को मत बताना। जब साध्वी ने अपने घर वालों को सब बताया तो उल्टा उसे ही डांट दिया गया। उसने एक और घटना लिखी। बठिंडा की एक साध्वी ने हिम्मत करके सब बताया तो वहां मौजूद बाकी महिलाओं ने ही उसकी पिटाई कर दी। अब वो लड़की अपने घर पर बिस्तर पर पड़ी है। उसके पिता ने डेरा में सेवादार का काम छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र की एक लड़की ने भी गुफा में हुए कुकर्म की वजह से डेरा छोड़ दिया। उसका भाई भी वहां से निकल गया। संगरूर, पटियाला, मानसा, लुधियाना से आई कई लड़कियां अपने घर लौट गई। लेकिन डर ऐसा है कि वो आज भी किसी से बात तक नहीं करती। और जो अब भी सिरसा, हिसार, मेरठ, फतेहाबाद से आई हुई लड़कियां वहां हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है। लेकिन डेरा के गुंडों के डर से सब चुप हैं। साध्वी ने आखिर में लिखा, शायद ये खत किसी तक पहुंचे और कोई हमें इस नर्क से बाहर निकाले। एक सवाल तो बनता ही था, आखिर इस पूरे मामले में रणजीत सिंह का रोल कहां से आ गया? तो सुनो, असली कड़ी यहीं से जुड़ती है। कुरुक्षेत्र की जिस लड़की का जिक्र उस चिट्ठी में था, वही लड़की एक दिन अपना सब कुछ पीछे डेरा छोड़ गई थी। लेकिन वो अकेली नहीं गई थी, उसके साथ उसका भाई भी था, रणजीत सिंह, कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव का रहने वाला और एक वक्त में गुरमीत राम रहीम का इतना बड़ा भक्त कि लोग कहते थे, भाई ये तो महाराज के साए जैसा है। वो हर वक्त राम रहीम के आसपास ही दिखता था। लेकिन चिट्ठी सामने आने के बाद डेरे के अंदर के लोगों का शक सीधे सीधे रणजीत सिंह पर गया। उन्हें लगा ये सब इसके ही किए धरे का नतीजा है। एक दिन डेरे के आदमी आपस में फुसफुसाते सुने गए, भाई अगर ये रणजीत जिंदा रहा ना तो महाराज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और फिर कुछ ही वक्त बाद रणजीत सिंह को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, उसी चिट्ठी को अपने अखबार में छापने की हिम्मत करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। इन दोनों हत्याओं में एक गहरी कड़ी थी और इसी वजह से सीबीआई ने दोनों केस को एक साथ जोड़कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई के एक अफसर ने बाद में कहा, जब ये केस हमें साल 2002 में मिला तो यकीन मानो रास्ता पत्थरों से नहीं दीवारों से भरा था। शुरुआती 3 महीने में तो लग रहा था कि मामला आगे बढ़ ही जाएगा। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब सीबीआई ने डेरा प्रशासन से साल 1999 से लेकर 2002 तक वहां रहने वाली साध्वियों की डिटेल मांगी और डेरे ने सीधा मना कर दिया। न डेरा मदद कर रहा था, न लोकल पुलिस साथ दे रही थी। एक अफसर ने गुस्से में कहा, ये तो साफ है पुलिस भी इनकी जेब में है, वरना ये इतने सालों से ऐसे कुकर्म कैसे कर पाते। सीबीआई की टीम अगले 3 साल पंजाब और हरियाणा की खाक छानती रही, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक दिन भटिंडा से एक खबर आई, एक साध्वी है जो साल 1999 में डेरे में थी। टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो साध्वी ने डरते डरते कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कह सकती, मेरी जान को खतरा है। यहीं से उम्मीद थोड़ी टूटने लगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 2005 में सीबीआई को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। 53 साध्वियों की लिस्ट जो डेरे से लगे हॉस्टल में रहती थी, साथ ही 80 और साध्वियों की लिस्ट जो पुराने और नए दोनों आश्रम में थी, और सबसे अहम 24 साध्वियां जो साल 1997 के बाद डेरा छोड़कर जा चुकी थी। अब खेल पलटने वाला था, क्योंकि सच छुपाने वालों के हाथ से धीरे धीरे सारे पत्ते खिसकने लगे थे। सीबीआई ने जब डेरा के आश्रमों में रहने वाली कुल 133 साध्वियों तक पहुंच बनाई तो उनमें से 130 से तो किसी तरह बात हो गई। लेकिन असली मुश्किल यह थी कि कोई भी साध्वी खुलकर
ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं थी। जो साध्वियां पहले ही डेरा छोड़ चुकी थीं, अब सीबीआई की कोशिश थी कि उन्हें ढूंढा जाए। इस काम में करीब 6 महीने लग गए और इस दौरान 24 में से 20 साध्वियों तक पहुंच बनाई जा सकी। लेकिन यहां भी हालात आसान नहीं थे। उनमें से कई अब शादीशुदा थीं, अपनी जिंदगी में सेटल थीं, बच्चे थे, घर परिवार था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि उनका बसा बसाया संसार उजड़ जाए। सोचिए, अगर किसी साध्वी के पति को यह पता चल जाए कि उसकी पत्नी बाबा के कुकर्मों की शिकार रही है, तो उसका जीवन दूसरी बार तबाह हो सकता था। इसके अलावा कई परिवार खुद अपनी बेटियों को सीबीआई से बात करने से रोक रहे थे। डर साफ था, अगर उन्होंने बाबा के खिलाफ कुछ कहा तो उनकी और उनके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी। और वो जानती थीं कि बाबा के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंधभक्ति का सबसे डरावना रूप तब सामने आया जब सीबीआई को ऐसे भी परिवार मिले जो अपनी बेटियों के साथ हुए कुकर्म को जानने के बावजूद बाबा गुरमीत राम रहीम के कट्टर भक्त बने हुए थे। ऐसे लोग एक भी शब्द बाबा के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं थे। अब आप ही सोचिए, क्या किसी इंसान की ऐसी अंधभक्ति सही है? क्या किसी के तथाकथित धार्मिक चेहरे के पीछे छिपे गुनाहों को नजरअंदाज कर देना इंसानियत है? गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम दिया और डेरा में रहने वाली औरतों की जिंदगी बर्बाद करता रहा, जबकि लोग उसे भगवान मानकर झुकते रहे। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हां, अगर आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे सच आपके सामने लाते रहें। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कई साध्वियां जब अपने साथ हुए जुल्म की बात अपने घर में बताती तो घर वाले ही उन पर शक करने लगते। तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस तेरा मन नहीं लग रहा वहां। सोचिए, जिसके साथ गलत हुआ वही अपने घर में झूठी साबित हो रही थी। लेकिन सीबीआई के अफसर चुप बैठने वालों में से नहीं थे। महीनों तक दरवाजे खटखटाते रहे, लोगों से मिले, सुराग ढूंढे। आखिर मई 2006 में 2 ऐसी साध्वियां मिली जिन्होंने कहा, हम सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्च 2007 में इनमें से एक साध्वी का बयान रिकॉर्ड किया गया। पहचान छुपाने के लिए असली नाम नहीं लिया गया। यहां हम उसे लवली कहेंगे। लवली ने सीबीआई के सामने बैठकर कहा, साल 1999 में अपने भाई के कहने पर मैं डेरे में आई। शुरुआत में तो सब ठीक था, साध्वी निवास में रखा गया, फिर स्कूल में ड्यूटी मिली, लेकिन 1 महीने बाद सब बदल गया। अफसर ने पूछा, क्या बदल गया? लवली, मेरी ड्यूटी गुफा के बाहर लगने लगी, रात 8 से 12 तक, महीने में एक बार। वो रुकी, फिर बोली, एक रात मैं ड्यूटी पर थी, तभी एक लड़की बाहर निकली। उसका चेहरा डरा हुआ था, आंखें लाल थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ अंदर? उसने गुस्से में कहा, वो आदमी बहुत घटिया है। मैंने फिर पूछा, हुआ क्या? लेकिन वो चुप हो गई, धीरे धीरे चली गई और अगले ही दिन उसके माँ बाप आए, उसे और उसकी बहन को वहां से ले गए। लवली की आवाज भारी हो गई। गुफा में जाने से पहले लड़कियों से कहा जाता था कि महाराज तुम्हारे पाप माफ करेंगे, लेकिन वहां वो सब होता था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अफसर ने धीरे से पूछा, फिर तुम्हारे साथ? लवली ने आंखें झुका ली। हां, एक दिन मेरा भी नंबर आया। उन्होंने बुलवाया, कहा, लवली तुम्हारे पाप ज्यादा हैं, माफी ले लो। मैं अंदर गई और फिर जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। लवली ने सोचा था कि वो अपने साथ हुए उस दर्दनाक हादसे को हमेशा अपने दिल में दबा कर रखेगी, लेकिन किस्मत ने जैसे तय कर रखा था कि ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कुछ ही दिनों बाद बाबा राम रहीम ने उसे फिर से माफी देने के बहाने गुफा में बुलाया। मजबूरी में लवली को जाना पड़ा और वहां वही घटिया खेल दोबारा दोहराया गया, पर इस बार हालात बदलने वाले थे। इसी बीच लवली का भाई उससे मिलने डेरा सच्चा सौदा आया। जैसे ही लवली ने कांपते हुए अपने साथ हुए सब कुछ बता दिया, भाई रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। रंजीत डेरा में सेवादार था और बाबा का बेहद खास आदमी माना जाता था, लेकिन बहन के मुंह से सच्चाई सुनते ही उसका भरोसा टूट गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रंजीत की एक बेटी डेरा के ही स्कूल में पढ़ती थी। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी बेटी को वहां से निकाल लिया और बहन को भी अपने साथ ले गया। कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि डेरा के अंदर एक खत घूमने लगा, जिसमें राम रहीम की गंदगी का पर्दा फाश किया गया था। बाबा के गुर्गों को शक हुआ कि ये सब रंजीत का ही काम है। और फिर जैसे जैसे माहौल गर्माता गया, खतरा रंजीत के सिर पर मंडराने लगा। सीबीआई ने लवली का बयान तो दर्ज कर लिया, लेकिन वो जानती थी कि राम रहीम अपनी दौलत और ताकत से
कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। उसके वकील कोर्ट में कह देंगे कि लवली तो अपने भाई की मौत के सदमे में है और गुस्से में बाबा पर झूठा इल्जाम लगा रही है। यही वजह थी कि सीबीआई ने दूसरी पीड़िताओं को ढूंढना शुरू किया जो बाबा के खिलाफ खुलकर गवाही देने को तैयार हों। कई साध्वियों से बात हुई, लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आई। महीनों की कोशिश के बाद एक और साध्वी हिम्मत जुटा पाई। 27 अक्टूबर साल 2007 को अंबाला की अदालत में उस साध्वी ने सीबीआई के सामने बाबा के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि वो सिरसा की रहने वाली है और सितंबर 1999 में डेरा में रह रही थी। उसी दौरान उसकी ड्यूटी बाबा की गुफा के दरवाजे पर रात 8 बजे से 12 बजे तक लगाई गई। वो याद करते हुए कांप उठी। उस रात मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, तभी बाबा बाहर आया और बोला, अंदर आ जाओ, तुमसे बात करनी है। मैं तो बाबा को भगवान मानती थी। बिना कुछ सोचे अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सामने खड़ा भगवान शैतान में बदल गया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी इज्जत छीन ली और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। यह बयान सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह उस साम्राज्य की दीवार में पहली दरार थी जो सालों से डर और अंधविश्वास पर टिकी हुई थी। उस दिन के बाद जब उसके माता पिता डेरा में सत्संग सुनने आए तो वो मौका देखकर अपनी चुप्पी तोड़ बैठी। जैसे ही अकेले में बात करने का मौका मिला, उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, पापा, आपको एक बात बतानी है। बाबा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। उसका असली चेहरा कुछ और है। माता पिता के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों नजर आए। पिताजी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? वो कांपते हुए सब कुछ बता गई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में वो दर्द जो सालों से भीतर दबा था। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना वक्त गवाए उसे अपने साथ घर ले आए। इसके कुछ ही महीनों बाद मई साल 2000 में उसकी शादी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे संपर्क किया तो उसी वक्त डेरा सच्चा सौदा से उसके घर धमकी भरे फोन आने लगे। दूसरी तरफ से साफ साफ कहा जाता, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो सीबीआई को कुछ मत बताना। लेकिन उसने डरने से साफ इनकार कर दिया। उसने सीबीआई के सामने खुलकर अपना बयान दर्ज कराया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बयान के बाद धमकियां और भी बढ़ गईं। बयान वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। असल में खेल अब और बड़ा होने वाला था। डेरा सच्चा सौदा के पहले और दूसरे गुरु ने जनता के बीच इतने अच्छे काम किए थे कि उनकी छवि एक मसीहा जैसी बन चुकी थी। फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में थी। आज भी कई अंधभक्त बाबा राम रहीम को निर्दोष मानते हैं। खासकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के करीब 28 विधानसभा क्षेत्रों में बाबा का जबरदस्त असर था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी डेरा का सीधा दखल रहता था। खुलेआम ऐलान होता था, हमारे फॉलोअर्स फलाम पार्टी को वोट देंगे। यही वजह थी कि इस इलाके के नेता बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, उल्टा उसका समर्थन करते थे। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ रहा था। कांग्रेस के 3 सांसदों ने साल 2007 में सीबीआई पर दबाव डाला, गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जांच मत करो। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ के नेता बाबा को बचाने में लगे थे। उसे कानून के शिकंजे से बचाने के लिए हर चाल खेली जा रही थी। इसी साल डेरा ने पॉलिटिकल अफेयर्स विंग बनाई। इसका मकसद साफ था, फॉलोअर्स को एक पार्टी के हक में वोट डालने के लिए डायरेक्ट मैसेज देना। और हुआ भी यही। साल 2007 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और डेरा ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। नतीजा, कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि बाबा का प्रभाव सिर्फ इसी इलाके तक सीमित था। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर उसका कोई असर नहीं था। उसी साल जब डेरा और सिख समुदाय के बीच टकराव चरम पर था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की और साफ कहा, किसी भी राजनीतिक दबाव की परवाह मत करो, फुल पावर में जांच करो। उस पल जैसे सीबीआई के हाथ एक नई ताकत लग गई। मामला अब सिर्फ एक साध्वी की शिकायत का नहीं, बल्कि सच्चाई और सत्ता के टकराव का बन चुका था। जुलाई 2007, सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में एक ऐसा केस दाखिल किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरोप था, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने 2 साध्वियों के साथ जबरदस्ती की। फिर सितंबर 2008 में सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी। केस की सुनवाई पहले अंबाला में होती रही, लेकिन 2011 में इसे पंचकूला शिफ्ट कर दिया गया। उधर राजनीति का माहौल बदल रहा था।
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने 44 विधायकों के साथ बाबा राम रहीम के दरबार में पहुंचे। मकसद साफ था, डेरा समर्थकों का वोट बैंक हासिल करना। बाबा के एक करीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो जी, राजनीति में हाथ मिलाने से ही खेल बनता है। और फिर डेरा की तरफ से बीजेपी को खुला समर्थन मिला। नतीजा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। डेरा सच्चा सौदा का सपोर्ट बीजेपी की झोली में गया। लेकिन असली ड्रामा तो 2017 में हुआ, जब गुरमीत राम रहीम के केस का फैसला आने वाला था। फैसले से ठीक 10 दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने विभाग से डेरा को 51 लाख रुपए का चेक दे डाला, खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर। सीबीआई उस वक्त के चीफ मिस्टर नारायण एक इंटरव्यू में खुलासा करते हैं, पहले तो कांग्रेस के नेता कॉल करते थे, अब बीजेपी वाले फोन करने लगे थे। यहां तक कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी दबाव डालते थे कि बाबा के खिलाफ जरा हाथ हल्का रखा जाए। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम रहीम को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। यह साफ था कि सीबीआई पर दबाव बहुत ज्यादा था। 25 अगस्त 2017 का दिन पंचकूला की अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी, पर राम रहीम ने एक आम आरोपी की तरह चुपचाप पेश होने के बजाय पूरी शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया। सुबह 8:30 पर वह सिरसा से अपने समर्थकों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में फतेहाबाद, उकलाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होते हुए पंचकूला पहुंचा। उसके साथ सिर्फ कुछ गाड़ियां नहीं, बल्कि 350 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था। सड़क किनारे हजारों की भीड़ जमा थी, हाथों में डंडे, लाठियां और यहां तक कि तलवारें। माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। एक समर्थक ने हंसते हुए कहा, बाबा जी को कुछ हुआ तो देख लेना, सारा शहर हिल जाएगा। राम रहीम भी जानता था कि अगर फैसला उसके खिलाफ आया तो हिंसा होना तय है। जब काफिला अदालत की तरफ बढ़ रहा था, कुछ समर्थक उसकी गाड़ी के आगे लेट गए और कई लोग उसकी गाड़ी के साथ दौड़ते रहे। दोपहर करीब 2 बजे वह अदालत पहुंचा, जहां पुलिस ने उसके समर्थकों को गेट के बाहर ही रोक दिया। शहर में उस वक्त करीब 2 लाख डेरा समर्थक मौजूद थे और अदालत के आसपास भीड़ का समंदर उमड़ चुका था। हवा में नारेबाजी, आंखों में आक्रोश और माहौल में बारूद की बू थी, जैसे फैसले से पहले ही तूफान खड़ा हो चुका हो। करीब दोपहर के 3 बजे सीबीआई के स्पेशल जज जगदीप सिंह ने अदालत में बैठकर वह फैसला सुनाया जिसका इंतजार पूरे देश को था। गुरमीत सिंह, राम रहीम दोनों रेप केस में दोषी करार दे दिए गए। जैसे ही ये बात अदालत में गूंजी, हरियाणा पुलिस ने बिना वक्त गवाए बड़ी ही सावधानी से राम रहीम को सीधे हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाया। लेकिन बाहर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पंचकूला में हजारों समर्थक मानो फैसले का बदला लेने उतारू हो गए। डंडे, पत्थर, आग, सब कुछ इस्तेमाल में आने लगा। सड़कें रणभूमि बन गई। चश्मदीद बताते हैं, लोगों ने पुलिस की एक न सुनी, बस जो सामने आया तोड़फोड़ कर दी। नतीजा, उन पागलपन भरे घंटों में करीब 39 लोगों की जान चली गई। अरबों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति राख में बदल गई। हिंसा का यह तूफान यही नहीं थमा, बल्कि पड़ोसी जिलों मानसा, फिरोजपुर और भटिंडा तक फैल गया। इसके बाद 28 अगस्त को सजा का ऐलान होना था। रोहतक की सुनरिया जेल के बाहर माहौल पूरी तरह हाई अलर्ट पर था। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों की 23 कंपनियां तैनात कर दी गईं। अदालत के अंदर जस्टिस जगदीप सिंह ने दोनों मामलों में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई और पीड़ित साध्वियों को 14-14 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, राम रहीम कुर्सी से नीचे बैठ गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रणजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार अब भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार 11 जनवरी साल 2019 को अदालत ने रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम को दोषी ठहराया। फिर अक्टूबर साल 2021 में रणजीत सिंह की हत्या का फैसला आया, जिसमें राम रहीम और उसके 4 साथियों कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदील सभी को उम्र कैद की सजा मिली। आज भी राम रहीम जेल में है, लेकिन उसकी सुर्खियां खत्म नहीं हुई। जब जब वह पैरोल पर बाहर आता है और फिर वापस जेल जाता है,
खबरें गर्मा जाती हैं। सोचने वाली बात यह है, क्या किसी आम कैदी को इतनी आसानी से बार बार पैरोल मिल सकती है? इस सवाल का जवाब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या कानून सबके लिए बराबर है? और हां, आप देख रहे थे रिवीलिंग आइज, जहां कहानियों के पीछे छुपे सच को हम आपके सामने लाते हैं ताकि आपको मिले पूरी तस्वीर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।